हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, आज की डेट है 23 तारीख और शुरू करते हैं आज के धमाकेदार करंट अफेयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और हमारा सबसे पहला सवाल है, हु इज इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस सोशल डेवलपमेंट कमीशन इलेक्ट्स टू प्रिसाइड इट्स 62nd सेशन। मतलब जी कि यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन का 62वां सेशन होने जा रहा है और उसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि प्रधान की कुर्सी के ऊपर किसको बिठाने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इनका नाम है जी रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। वैसे भी रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन की परमानेंट जो है वो हेड बनी हुई है, परमानेंट चेयर की हेड बनी हुई है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनी हुई है वहां की, और ये भारत की पहली महिला है। तो इस साल के सेशन के लिए रुचिरा कंबोज जो है वो भारत की पहली महिला के साथ साथ जो है वो यूनाइटेड नेशंस की चेयर भी है, ठीक है, हेड भी है। ठीक है, तो रुचिरा कंबोज जो है ये इसका आंसर बनेगा। तो देखिए जी क्या है, थीम क्या है इनका, फोस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। मतलब क्या करना है जी, जो सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसके अंदर जो हमने डेवलपमेंट करनी है उसको हमने ना बहुत ज़्यादा नर्चर करना है। फोस्टर करने का मतलब क्या होता है कि उसको बहुत अच्छा बनाना है, बहुत ऊपर लेके जाना है, जैसे पालना है उसको एक तरीके से, है ना। और उससे क्या होगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, सोशल पॉलिसीज हम लेकर आएंगे, प्रोग्रेस होगा, और 2030 का जो हमारा एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसके अंदर हम लोगों को पॉवर्टी को खत्म करना है, ये हमारा मेन एजेंडा बेटा तभी पूरा हो सकता है, तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम अपनी सोसाइटी को एक इक्वल स्टेटस देना शुरू करें। हम अपनी सोसाइटी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए कि हर एक पर्सन जो है वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट हासिल करे, खुद का ग्रोथ करे, देश का ग्रोथ करे। ठीक है जी, तो इसके लिए जो है ये इनका थीम रहेगा। ठीक है, आपको इतना लंबा चौड़ा थीम पेपर में शायद नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसका जो मेन टारगेट है ना वो याद रखना है कि सोशल जस्टिस और सोशल स्टेटस हमने बढ़ाना है ताकि पॉवर्टी इरेडिकेशन का जो 2030 का एजेंडा है उसको हम कंप्लीट कर सके। ठीक है जी, तो पहली बार ऐसा हुआ है 1975 के बाद कि इंडिया को चेयर करने का मौका मिला है इस काउंसिल के अंदर, इस चेयर मीटिंग के अंदर। तो इस कमीशन के बारे में थोड़ी सी बात कर ले, इसको शॉर्ट में CSOD कहा जाता है। ये बेटा 1946 16 फरवरी को बन गया था, उस टाइम ये बन गया था। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश करने वाला कौन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस है ना बेटा, तो यूनाइटेड नेशन सबसे पहले तो यही बना था। विश्व युद्ध सेकंड जब खत्म हुआ था तो यूनाइटेड नेशन बना ताकि दुनिया के अंदर पीस कायम कर सके, लेकिन पीस और शांति के साथ साथ यूनाइटेड नेशन में और भी बहुत सारे काम संभाले। तो कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, वो माँ है और उसके बहुत सारे बच्चे हैं, और उन बच्चों के अपने अपने कुछ फर्ज हैं, कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, और उसमें से एक बच्चा है जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका काम क्या है, इकोनॉमी और सोसाइटी, इसी के ऊपर हम लोगों ने फोकस करना है। ठीक है जी, तो ये हर साल इनकी जो मीटिंग होती है वो न्यूयॉर्क में होती है और यूजुअली जो है फरवरी के महीने के अंदर ही इनकी मीटिंग की जाती है। तो इस साल याद रखना 1975 के बाद अब जाके हम लोगों को मौका मिला है दोबारा से इसको चेयर करने का, चेयरपर्सन बनने का। तो कौन बनी है, हमारे भारत की एक महिला बनी है। ठीक है जी, तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। ठीक है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट गिव्स अप्रूवल। ठीक है जी, अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने, क्या बनाना है जी, कंस्ट्रक्शन करनी है शिंकुला टनल की। टनल क्या होता है बेटा, सुरंग। ठीक है, सुरंग होती है। तो शिंकुला जो है पास होता है, देखो किसी भी चीज में ना आप ज्योग्राफी में पासेस पढ़ोगे, क्या होता है बेटा, माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के अंदर जाने के कुछ रास्ते होते हैं, तो उनको ना पासेस कहा जाता है। आजकल हम उन पासेस को पक्का कर देते हैं, पुराने जमानों के अंदर जस्ट एक पथरीली चट्टानों के अंदर काट काट के रास्ते बनाए हुए होते थे। तो आजकल के जमानों में वहां पे हम लोग सड़कें बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ज्योग्राफी में जिस चीज के पीछे ला दिख जाए ना, समझ लेना कि ये पास है। ठीक है जी, रास्ता है सड़क पहाड़ी के अंदर का। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या बनानी है बेटा, एक टनल बनानी है। तो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर शिंकुला पास है हमारे पास, तो ये है बेटा लद्दाख के अंदर। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर क्या बनेगा, लद्दाख। जरा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं।
पहली बात, कौन बनाएगा जी इसको? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं टनल सुरंग इस तरीके से बनेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो देखो बेटा, अगर हमारे कोई नेशनल हाईवे बनना है, स्टेट हाईवे बनना है, तो हमारे पास क्या कुछ होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप कहीं घूमने फिरने जाते हो तो इनके बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आप लोगों ने कोई स्टेट हाईवे क्रॉस कर रहे हो तो वहां पे इनका बोर्ड लगा होता है कि इन्होंने बनाया है। लेकिन जब भी हमें बेटा बॉर्डर एरियाज के अंदर कोई सड़क, कोई टनल, कोई ब्रिज वगैरह बनाना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग इनको नहीं चूज करते, हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टनल क्रिएट करने जा रही है, जो कि 16,580 फीट की हाइट पे होगा। तो जब ये बन जाएगा ना बेटा, तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो हाईएस्ट टनल पूरे वर्ल्ड का बनने वाला है। लेंथ इसकी रहेगी 4.1 किलोमीटर की रहेगी। और किस सड़क पे बन रहा है ये? दारचा पदुम नीमू रोड के ऊपर बन रहा है, ठीक है जी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? कि एक ऐसा हम लोगों ने टनल क्रिएट करना है जो कि ऑल वेदर हो, मतलब किसी भी मौसम में आप वहां पे आ जा सकते हैं, आन जान कर सकते हैं। तो लिटरली बेटा हमारी आर्मी को बहुत सपोर्ट मिलने वाला है जो वहां पे तैनात है, ठीक है जी। तो जो मनाली और लेह का जो रूट है ना, उसको हर मतलब पूरे के पूरे साल में कोई मर्जी क्लाइमेट, सर्दी गर्मी बर्फ पड़ रही है, जो मर्जी हो रहा है, हर जगह पे आप असेस कर सकते हैं। तो बेटा जनरली ये टनल्स वनल्स बनाने का ना मेन कारण यही होता है, क्योंकि देखो हम सड़क बनाते हैं और मान लीजिए बर्फ पड़ जाती है तो सड़क पे यातायात ठप हो जाता है, और वहीं पे हमारी आर्मी का कोई बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जाना है तो बेटा काम तो रुक गया ना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, आर्मी वगैरह का काम किसी तरीके से ना रुके, उनको मिलिट्री सपोर्ट उनका हमेशा उनके साथ रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टनल बनाते हैं जिसके अंदर बर्फ वगैरह नहीं गिरेगी और यातायात जो है वो ठप नहीं होगा, ठीक है जी। तो जनरली ये जो है आर्मी के सपोर्ट के लिए है। और एरिया याद रखना है जी, मनाली और लेह रूट को ये जोड़ने वाली है, ठीक है जी। शिंकुला जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली को जोड़ेगी जस्कर वैली के साथ लद्दाख में, ठीक है जी। तो ये ध्यान से प्रॉपरली पढ़ लेना है आपने कि कहाँ कहाँ से किसको जोड़ रही है, ठीक है जी। और लेह मनाली जो हाईवे है उसी के जो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शिंकुला को हमारे पासेस बन गए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। वेयर इज दिब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड? अगर ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं तो सीधी सी बात है कि ऐसा सवाल आपको स्टैटिक से बना के पूछ रही हूं। क्यों पूछ रही हूं? क्योंकि भाई दिब्रीगढ़ न्यूज के अंदर था, ठीक है जी। तो फिलहाल तो क्वेश्चन का आंसर करे कहां है भाई, ओडिशा के अंदर है, ठीक है जी। अभी न्यूज में क्यों है ये समझते हैं। देखिए अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, जिसको आप NTCA कहते हो, आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। टाइगर्स को बचाने के लिए हमारे पास नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी हुई है। इन्होंने हाल ही में अप्रूव किया है कि जो ओडिशा ने प्रपोजल दिया था कि डिब्रूगढ़ को टाइगर रिजर्व जो है, जैसे नेशनल पार्क होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, अगर वहां पे टाइगर की संख्या ज्यादा है और वहां पे हम टाइगर को अच्छा इन्वायरमेंट भी दे सकते हैं, जीने के लिए नेचुरल हैबिटेट दे सकते हैं, टाइगर की जनसंख्या बढ़ भी सकती है उस एरिया में, तो ऐसे एरिया को हम टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं। तो ओडिशा ने अपने दिब्रूगढ़ जो है जगह है वहां पे जो फॉरेस्ट है, उसको उन्होंने कहा कि इसको डिक्लेयर कर दीजिए, आप टाइगर सेंचुरी बना दीजिए, टाइगर रिजर्व बना दीजिए। तो हाल ही में सेंटर जो है वो इसी चीज को देखती है, तो सेंटर की ही एक कमीशन बनी हुई है, अथॉरिटी बनी हुई है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी, अप्रूवल दे दिया, और अब से दिब्रूगढ़ सिर्फ एक फॉरेस्ट नहीं है जहां पे टाइगर होते हैं, ये एक टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है जी। और ये कहां पे है बेटा? हीराकुंड डैम के पास है, संबलपुर ओडिशा के अंदर। अच्छा, हीराकुंड से याद आया, हीराकुंड डैम हमारे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन याद रखना जी, ये हमारे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है। और बेटा कभी डैम का सवाल आता है ना, तो हमेशा उसकी रिवर याद रखो। तो कौन सी रिवर के ऊपर है ये? महानदी रिवर के ऊपर है, महानदी। तो महानदी रिवर के ऊपर है हीराकुंड डैम, ठीक है। तो हीराकुंड डैम, महानदी रिवर हमारे विश्व का, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं याद रखना भाई, ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है जी। एंड किसमें पड़ता है एरिया, वो तो पता ही अपने को, संबलपुर ओडिशा के अंदर पड़ता है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी,
अगर ये ऐसा हो गया, ठीक है जी, ऑब्वियसली हो गया जी, अप्रूवल मिल गया, तो ये जो देवरीगढ़ है ये तीसरा टाइगर रिजर्व बन गया ओडिशा में। ऑलरेडी ओडिशा के अंदर 2 टाइगर रिजर्व हमारे पास हैं, एक तो जी सिमलीपल है और एक है सतकोशिया। तो याद रखना है, सतकोशिया सिमलीपल तो थे ही थे, अब देवरीगढ़ भी हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, वो तो हमें मतलब इस मेन जो जगह है, इस जगह का मेन सिग्निफिकेंस हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार की बात है कि संबलपुर के जो महाराज और महारानी थे उनको राजगद्दी से उतार दिया था अंग्रेजों ने। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि डॉक्टराइन ऑफ लैप्स चल रहा था जो कि लॉर्ड डलहौजी ने दिया। मतलब अगर किसी का सगा बेटा राजगद्दी पे बैठने के लिए नहीं है तो उनके गोद लिए हुए बेटे को राजगद्दी पे बैठने नहीं दिया जाएगा। तो राजा रानी का अगर कोई गोद लिया हुआ बेटा ही है, सगा बच्चा नहीं है, तो उसको राजगद्दी नहीं मिलेगी, यानी कि वो सारा का सारा जो राजा रानी का एम्पायर होगा, वो किंगडम होगा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के आगे झुक जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो इसे कहते थे डॉक्टराइन ऑफ लैप्स, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि जी जो वहाँ के मतलब राजा रानी थे उनके सुपुत्र जो थे वो असली हकदार थे राजगद्दी पे बैठने के, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें भी नहीं बैठने दिया, ठीक है। तो मतलब अपने ही नियम कानूनों की उल्लंघना उन्होंने की थी। तो वो पर्सनैलिटी थे वीर सुरेंद्र साई। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट जो है, जंग जो है वो छेड़ ली थी। तो जहां से इन्होंने ये सब कुछ रिबेलियन शुरू किया था ना, तो वो जो जगह थी जहां पे उन्होंने अपना बेस बनाया था वो बड़ा पत्थर बनाया था, और बड़ा पत्थर जो है वो इसी सेंचुरी के अंदर है, देवरीगढ़ के अंदर ही ये प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इस चीज का है, तो ध्यान में रखना है। वीर सुंदर साई के बारे में याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो जी फौना के बारे में बात करें तो कैसे कैसे जानवर वगैरह हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो फौना का मतलब होता है एनिमल्स। तो देखिए वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, जैसे कि लेपर्ड है, वाइल्ड बोर है, बिसन है, सांभर, चित्तल और 4 ऑन्ड एंटेलोप भी है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये सब इस सेंचुरी के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप तभी करना जब आप बहुत अच्छे लेवल के पेपर के लिए जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपने तभी करना है यूपीएससी पीसीएस को टारगेट कर रहे हो। अगर जब तक आप एसएससी सीजीएल तक हो तब तक आप इन पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस कीजिए, ठीक है जी। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वीर सुंदर साई किस एरिया से थे। तो बेटा उस जमाने में जो संबलपुर ओडिशा का जो आज अपन एरिया समझते हैं ना, उस जमाने में ये बंगाल का एरिया होता था। तो उन जमानों में ये बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जो आजकल संबलपुर के नाम से ओडिशा के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। तो अच्छा सवाल है भाई, याद रखना है इसको, ठीक है जी। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज लॉन्च द सागर परिक्रमा फेज 3। तो सागर परिक्रमा का मतलब ये है कि जी फेज 3 है तो ऑलरेडी ये चल चुका है बेटा, ये 2018 में आया था हमारी दुनिया में। तो सागर परिक्रमा का अब तीसरा फेज हम चला रहे हैं। मैं शॉर्ट में समझाती हूँ कि ये है क्या। परिक्रमा करने का मतलब क्या होता है, आप मंदिर जाते हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो भगवान के जो मंदिर होते हैं उनके पीछे एक पतली सी गली सी बनी होती है, उस गली के अंदर जैसे ये भगवान की मूर्ति और उसके पीछे आप आसे पासे क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यानी कि राउंड लगाते हैं, ठीक है। वैसा ही आप गुरुद्वारा साहिब में करते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आसे पासे आप क्या करते हैं, एक फेरी देते हैं, ठीक है। तो फेरी देने को हम क्या कहते हैं बेटा, परिक्रमा देना, ठीक है। तो अभी हमने करनी है सागर परिक्रमा, यानी कि जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उसमें जितना भी हमारे पास, जैसे ये सारा हमारा सदर्न इंडिया है, तो इधर हमारे पास जो भी स्टेट्स है, इधर हमारे पास जो भी स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग दी अंडमान एंड निकोबार, इधर लक्षद्वीप है हमारे पास, ठीक है जी। तो इन सब को मिला के जितना भी एरिया सागर का एरिया है, कोस्टल एरिया है, वहां पे फेरी देनी है बेटा, ठीक है जी। यानी कि वहाँ पे हम जो अपनी शिप्स वगैरह है, बोट्स वगैरह है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनको यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, फेरी देने वाले हैं, ठीक है। अब इसका जो मेन टारगेट है ना, वो टारगेट क्या है कि इस एरिया के अंदर जो बेटा फिशरमैन कम्युनिटी है ना, यानी कि मछुआरे हैं, मछुआरों को हमने इकोनॉमिकली बेनिफिट देना है, ठीक है जी। अगर हम इस तरीके की फेरी लगाते हैं और ये बताते हैं कि हमारे देश में कितना ज़्यादा फिश प्रोडक्शन होता है, तो
बेटा बहुत से लोग जो हैं इस देश के भी और दूसरे देश के भी, वो हमारे फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर पैसा लगाएंगे, और अगर फिशरी डिपार्टमेंट में पैसा लगेगा तो जी आत्मनिर्भर भारत बन गया हमारा इस चीज में भी, ठीक है जी। तो मतलब इंडिया के जो फिशरमैन कम्युनिटी है ना बेटा, उनको हम लोगों ने मॉनेटरी सपोर्ट देना है, तो उसके लिए हम ये पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। समझ में आया क्या है? तो चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। कहाँ से ये शुरू हो रहा है? ये मंडवी पोर्ट से शुरू, गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये हुआ था बेटा 2022 के अंदर, ठीक है जी। मंडवी से तो 2022 में जब हमने सेकंड फेज चलाया था, तो एक्चुअली में जो इस साल 2023 में हो रहा है ना, वो हजीरा पोर्ट है। सो हजीरा, तो आप हजीरा लिख लीजिए। लोकेशन सेम है बेटा, गुजरात में ही है, ठीक है। तो आंसर तो अपने क्वेश्चन का गुजरात ही बनेगा। सो हमारा क्वेश्चन था ना, स्टेट पूछा गया है, तो स्टेट तो जी आंसर तो गुजरात ही बनेगा। 2022 में मंडवी से शुरू किया था और 2023 में इसको हजीरा से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। और वही चीज जी, सागर परिक्रमा एक नेविगेशन जर्नी है, जैसा कि हमने बोला फेरी लगानी है, ठीक है जी। तो इस फेरी लगाने के अंदर कोस्टल एरियाज, स्टेट्स होंगी, यूनियन टेरिटरी होंगी। हम एक सॉलिडरिटी यानी कि एकता शो करेंगे, किसके लिए जी? जो फिशरमैन कम्युनिटी है, ठीक है, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पैसा लगाने वाले हैं, कंपनीज वाले हैं, फैक्ट्रीज वाले हैं, वो आए और देखें कि हमारे फिशरमैन को किस तरीके से मॉनेटरी सपोर्ट मिल सकता है। तो उनके लिए हम ये पूरा का पूरा कर रहे हैं, ठीक है जी। तो पिछले साल जो है ये 22 मार्च को शुरू हुआ था, ठीक है, 2022 के अंदर, और इस बार जो है ये अभी हमारा फरवरी के महीने में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सागर परिक्रमा का तीसरा फेज जो है वो शुरू किया है। 2018 में पहला, 22 में दूसरा और 23 में तीसरा कर रहे हैं, ठीक है जी। और 19-20 तो आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अगले सवाल की। लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, पहले तो उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। 1999 में क्या हुआ था बेटा कि हमारी जो यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशंस एग्रीकल्चरल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, यूनेस्को ने क्या किया था, 21 फरवरी को डिक्लेयर किया था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि बेटा सिर्फ एक हमारी ही कंट्री नहीं है जहां पे लोग अपनी भाषा भूल के फॉरेन लैंग्वेजेस को ही इस्तेमाल करते जा रहे हैं। फ्रेंच सीख लीजिए, इंग्लिश सीख लीजिए, किसी को जर्मन आती है, किसी को कैसी भाषा आती है, ठीक है, और हिंदी, संस्कृत, तमिल, इनसे हमने बहुत दूरी बना रखी है, ठीक है। तो सिर्फ हमारी ही कंट्री नहीं है जिसमें लैंग्वेजेस डिक्लाइन होती हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें लैंग्वेजेस जो हैं वो गिर रही हैं। तो लैंग्वेजेस का स्तर ऊपर उठाना है, अपनी खुद की भाषा इस्तेमाल करें ना हम, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अपनी जो डिक्लाइनिंग लैंग्वेजेस हैं, जो खत्म हो रही हैं, उन लैंग्वेजेस को हम लोगों ने उठाना है। तो हम लोग अपना मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी देखो इंडिया में तो कितना अच्छा मुहिम चल रहा है कि आप एजुकेशन भी अपनी मदर लैंग्वेज में प्राप्त कर सकते हो। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे चीज़ बन रही है हमारे पास, तो उसके अंदर भी हम अपनी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं, जो लोकल हम लोग अपनी मदर टंग में बात करते हैं, ठीक है जी। तो अपनी मदर टंग को रिवाइव करना है जी, मदर लैंग्वेज को रिवाइव करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं अंतरराष्ट्रीय मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। कौन करता है भाई? यूनेस्को करता है, क्योंकि इसने डिक्लेयर किया था। और कब किया था? 1999 में किया था, ठीक है जी। तो 21 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर तो आ ही गया क्वेश्चन का, वो तो आ ही जाना था, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है, द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्या है कि जो हमारी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है उसको जरूरत है हमारी एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की। यानी कि मल्टीलिंगुअल अगर हम करेंगे ना चीज़ों को, किसी भी चीज़ को हम 3-4 भाषाओं में पढ़ेंगे और वो भी अपनी भाषा के अंदर पढ़ेंगे, तो हमारे देश की भाषाएं डूबेंगी नहीं, बचती रहेंगी, ठीक है जी। सो इसलिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होनी चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का एक नेसेसिटी पैदा होता है, ठीक है जी। अब बात आती है ये सारी चीज़ें घूम फिर के आई कहाँ से, है ना, कि मतलब यूनेस्को ने 1999 में डिसाइड किया, तो आखिर कुछ तो हुआ होगा ना पूरी दुनिया में। तो जी हुआ हमारे बांग्लादेश में। क्या हुआ जी?
बांग्लादेश वालों ने ही ये इनिशिएटिव उठाया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 21 फरवरी का दिन था, एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जिस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, अभी 1971 में तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश अपना देश बन गया, लेकिन उससे पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था ना। तो जब हमारा देश बेटा डिवाइड हुआ था तो सिर्फ पंजाब के टुकड़े नहीं हुए थे, हमारे बंगाल के भी टुकड़े हुए थे। वेस्ट बंगाल इंडिया को दे दिया गया और ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो ईस्ट पाकिस्तान में जब बंगाली भाषा का डिक्लाइन देखने को मिला तो इन लोगों ने ये मुहिम चला दी, इन लोगों ने ये लहर चला दी। इसीलिए 21 तारीख को ही ये हर साल जो है इस तरीके से अपना जो है अपनी बंगाली भाषा को रिवाइवल डे सेलिब्रेट करते हैं। इनके इस इनिशिएटिव को देखते हुए यूनेस्को ने सोचा कि चलो इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही घोषित कर दें, ठीक है जी। तो हमेशा याद रखना कि किस एक कंट्री की वजह से आज हम अपना अंतर्राष्ट्रीय मदर लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है जी, कोल इंडिया लिमिटेड CIL हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ मेनी अबेंडन्ड माइनिंग एरियाज इनटू इको पार्क्स एंड इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसने बहुत सारी अबेंडन्ड माइनिंग एरियाज, देखो क्या होता है माइनिंग एरियाज, क्या होते हैं जहां पे हमें कोई ना कोई चीज मिलती है, जैसे कोयले की खान है, ठीक है, कहीं पे हमारे पास कॉपर की खान है, सोने की खान, हीरे, चलो सोने और हीरे की खानें तो जो है अबेंडन नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जहाँ से हमने सब कुछ हासिल कर लिया, अब कुछ बचा नहीं है, तो वो एरिया जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, अबेंडन मतलब उनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है जी। तो उन माइनिंग साइट्स को सरकार ने मतलब कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, इको पार्क्स और इको टूरिज्म के अंदर कन्वर्ट किया है। तो सवाल पूछा है कि कितने कितने, तो बेटा 30, ठीक है जी। लेकिन अब ये इको पार्क या इको टूरिज्म क्या होता है, देखो इको पार्क क्या होता है कि जब हम अपने पार्क्स को इस तरीके से डेवलप करते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपनी इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा जनरली आपके लोकेलिटी में भी आसपास कुछ ना कुछ ऐसे पार्क बने होते हैं जहाँ पे बहुत तरीके के फ्लावर्स होंगे, कुछ जानवरों के पुतले बना रखे होंगे, है ना, तो बच्चों को नॉलेज मिले कि भाई जी ये जिराफ होता है, ये हमारा खरगोश होता है, तो ऐसी चीज़ें बना रखी होती हैं, ठीक है जी। और कई पार्क में तो छोटे छोटे जो खरगोश वगैरह होते हैं उनको पाला भी जाता है, कुछ बर्ड्स के लिए खाना भी रखने के लिए जगह बनाई होती है ना। तो ये तरीके के जो पार्क्स होते हैं ना इनको इको पार्क कहते हैं। इससे हमारा बेटा इकोलॉजी तो मेंटेन होता ही है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको भी नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और ऐसे ही जो मतलब जगह है उनको इको टूरिज्म में भी कन्वर्ट किया, मतलब कि यार अगर ठीक है ना यहाँ पे सब कुछ नहीं है, अगर माइनिंग साइट्स खत्म हो गई है तो पेड़ उगाओ, पेड़ उगाओ और वहाँ पे लोगों के घूमने फिरने की जगह बनाओ। कई लोगों को बड़ा शौक होता है जी फॉरेस्ट में घूमने का, वनस्पतियाँ देखने का और ट्रैकिंग करने का बड़ा शौक होता है, तो ऐसी जगहों को उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है जी। तो अच्छी बात है, इससे हमारे देश में टूरिज्म प्रमोट होगा, बच्चों को नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, और जो ऐसी पड़ी अबैंडन साइट्स हैं वो दिखने में भी खूबसूरत लगेगी, ठीक है। तो एक पंथ तीन काज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो देखिए बेटा, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने 30 अबैंडन्ड साइट्स को, माइनिंग एरियाज को इको पार्क और इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में कन्वर्ट किया, ताकि बेटा इनकम लोकल लोगों को भी मिल जाती है, ठीक है। ये भी एक अच्छा बेनिफिट है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इनकम हो जाती है, वो कोई पर्सन जो है उनको घुमाने फिराने में इस्तेमाल करता है, चीज़ों के बारे में बताता है, नॉलेज देता है, तो उस बेचारे गाइड को पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ के जो लोकल लोग प्लांटेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको पैसा मिल जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जी इकोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे थे, ग्रीन कवर बढ़ेगा, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स वगैरह हम उगा सकते हैं, ठीक है जी। तो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं एनवायरमेंटल को, सस्टेनेबल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए प्लांटेशन वगैरह हम करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया सब वैसा ही है। अब एक बार आप नज़र मार लीजिए कि इस तरीके से होते हैं हमारे इको पार्क्स, जिसके अंदर देखो इसके बारे में बता रखा है। अब ये जो सभी बच्चे हैं, ये यहाँ पे सिर्फ फोटो शूट नहीं होगा, ये बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि जिराफ जो है वो जी टॉलेस्ट एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इतनी लंबी उसकी जो गर्दन होती है, टॉलेस्ट एनिमल हमारी धरती का, हम इसको बोलते हैं जिराफ को बोलते हैं, ठीक है। और इको टूरिज्म में आप देख सकते हैं जैसे लोगों को ट्रैकिंग का शौक है, ये घूमने फिरने जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोकल लोगों को जो है थोड़ा सा इकोनॉमी का बूस्ट मिलेगा, थोड़ा सा सप्लाई मिलेगा, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा काम किया है कोल इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बेटा,
When is the statehood day of अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम सेलिब्रेटेड? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टेटहुड डे, बेटा स्टेटहुड डे का मतलब क्या होता है कि जब उस स्टेट का निर्माण हुआ था, फाउंडेशन हुआ था। देखो हम सब लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब हमारे पास इस तरीके की स्टेट्स नहीं थी जैसी हम आज देख रहे हैं। हमारे पास अंग्रेज़ों की बनाई हुई व्यवस्थाएं थी, जैसे कि प्रेसिडेंसीज थी, प्रोविंसेस थे, ये सब कुछ हमारे पास थे। फिर 1953 के अंदर मद्रास के अंदर प्रोटेस्ट छिड़ गए और आंध्र प्रदेश जो है वो पहली स्टेट बन के निकली जो भाषा के आधार पे यानी कि लैंग्वेज के आधार पे बनी। तो ये सब हम अपने क्लासरूम सेशन में पढ़ते हैं ना बेटा, ये वही रिवीजन है, ठीक है जी। तो उस हिसाब से जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स की डिमांड आई कि जी हमें भी स्टेटहुड का दर्जा दीजिए या फिर हमें इस स्टेट से अलग कीजिए, तो इस तरीके से आज हमारे देश में कुल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं, ठीक है जी। तो उसी तरीके से किसी ना किसी दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी बना होगा, ठीक है जी। तो देख लेते हैं जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने थैंक यू किया, वेलकम किया, इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि इनकी स्टेट बनी है। तो आंध्र और अरुणाचल के बारे में हम बात कर लेते हैं बेटा। मिजोरम जो है हमारे देश का, सॉरी आंध्रा कह गई मैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो मिजोरम जो है 23rd स्टेट बना। और बेटा हमेशा स्टेट की बनने की अमेंडमेंट याद रखनी है आपने। 53rd अमेंडमेंट जो है हमारे संशोधन हुआ था संविधान के अंदर 1986 में, जिसमें हमें हमारा मिजोरम जो है वो बन के मिल जाता है, ठीक है जी। 1972 में तो वैसे इसको हम लोगों ने स्टेटस दिया था यूनियन टेरिटरी का, फिर बाद में उसको स्टेट का दर्जा मिल गया था, तो इसलिए उनका स्टेटहुड डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो 1986 में ये बनी थी, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरियाज, फेस्टिवल, मिमकुट वगैरह, छप्पर कूट वगैरह हो, चेरौ जो है इनका डांस है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दी हुई है, आप चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश अंटिल 1972 अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। याद करो बेटा, नेफा तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। और चाइना जो है वो क्लेम करता है कि अरुणाचल उसकी टेरिटरी है, गलती से इंडिया के पास आ गई है, ठीक है जी। तो पहले इसको नेफा कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया। और क्लास में बेटा हमने ये भी डिस्कस किया था ना कि अरुण शब्द का मतलब क्या होता है, सूर्य, ठीक है जी। तो सूर्य जहां सबसे पहले उदय होता है ना, इसीलिए हमने इस जगह का नाम अरुणाचल रख दिया, क्योंकि सबसे पहले सूर्य हमारी अरुणाचल प्रदेश देखती है, ठीक है जी। तो इसको हम ना लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेना बेटा ध्यान से कि इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है हमारे इंडिया में, कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्य देखता है, ठीक है जी। फिर 1972 में अरुणाचल प्रदेश को नाम बदल दिया और इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। फिर 1987 में हमारे देश की 24th स्टेट बन गई और 55वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है। बाकी पॉइंट्स आप देख सकते हैं इसके बारे में कि जैसे नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, ये तो बेटा हम लोगों के पास नेशनल पार्क को मैंने ट्रिक से याद भी कराया हुआ है, वीडियोस भी पढ़ी हैं अपने चैनल के ऊपर, और क्लास में भी मैंने कितना अच्छे से याद करवाया था, ठीक है जी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अब बात आ गई कि किस दिन सेलिब्रेट हो रहा है, तो जी 21 फरवरी, ठीक है जी। तो 21 फरवरी को जो है इनका दिन सेलिब्रेट होता है, अरुणाचल बना और मिजोरम बना, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, इंडियाज यूपीआई विल बी लिंक टू विच कंट्रीज पे नाउ, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया का जो यूपीआई होते हैं, जैसे गूगल है, गूगल पे है, फोन पे है, हम लोग पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे यूपीआई है वो किस कंट्री के पे नाउ के साथ जोड़े जा रहे हैं, तो आंसर है जी सिंगापुर, ठीक है जी, सिंगापुर। देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कंट्रीज के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर भी हम लोगों को पेमेंट करना जो है वो आसान हो जाए, पर्सन टू पर्सन पेमेंट, ठीक है। हमारा पर्सन यहाँ रह रहा है और एक पर्सन वहाँ पर रह रहा है, सिंगापुर में रह रहा है, तो दोनों आपस में एक ही गेटवे के साथ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापार कर रहे हैं लोग, तो पर्सन टू मर्चेंट भी पेमेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से पेमेंट हो सकता है। तो सिंगापुर जो है वो पहली कंट्री बनी है जिसके साथ हम लोग जो है इस तरीके का क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है और पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकता है, ठीक है जी। तो याद रखना है, सिंगापुर पहली कंट्री बन गई है इंडिया के साथ, और इनका कौन सा प्लेटफॉर्म चलता है, पे नाउ। और हमारा तो कोई भी चला लो आप, यूपीआई जो भी है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत पे भी है हमारे पास, ठीक है जी। इस तरीके से समझ में आया यहाँ तक। चलिए
अगले सवाल पे चलते हैं। द उबर रिसेंटली साइंड अ मेगा डील विद टाटा टू प्रोड्यूस हाउ मेनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर उबर। देखिए आपको पता है ना कि टाटा क्या है, टाटा एक मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है जी। तो हमें व्हीकल्स वगैरह बना के देती है, गाड़ियां वगैरह बना के देती है, ठीक है जी। तो मतलब और उबर क्या है, उबर क्या है, उबर एक ऐसी सर्विस है जहां पे आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कैब सर्विसेज आपको दी जाती हैं, है ना। तो मतलब अब उबर ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमको चाहिए, ठीक है जी, और बल्क अमाउंट मांगी है 25,000 कि 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोगों को चाहिए। और कहां से मांगे हैं जी, टाटा से, ठीक है। एक्चुअली में पिछले कई सालों के अंदर टाटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी करके दिखाई है, ठीक है जी। इनका अच्छा सिस्टम है, देखिए आपको दिखाती हूं। इनका एक्सप्रेस टी ईवी ब्रांड है ना टाटा का, इसने को सबसे ऊपर चढ़ाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, ठीक है। तो ये 2021 में लॉन्च किया गया था फ्लीट कस्टमर्स के लिए। फ्लीट कस्टमर्स वो होते हैं बेटा जो बल्क में लेते हैं चीजें, जैसे कि 25,000 ले लिया, 20,000 ले लिया आइटम्स, ठीक है जी। तो जो बल्क में चीजें खरीदते हैं वो फ्लीट कस्टमर्स होते हैं। तो उनके लिए ये एक्सप्रेस टी ईवी ब्रांड जो है वो टाटा ने शुरू किया, जिसकी तरफ से वो व्हीकल्स बनाकर देना लग गए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से और भी बहुत सारे लोगों ने मतलब अपना रुझान दिखाया, जैसे कि ईसी व्हील्स जो है इन्होंने टाटा के साथ 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डील साइन की थी। प्रकृति ने जो है वो 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डील साइन की थी। तो ये पास्ट के अंदर कुछ डील साइन हुई। अब इन्हीं चीज़ों को और अच्छा प्रमोशन मिला और आज जो है ऊबर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, तो ऊबर ने क्या किया, अभी 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इनसे मांग लिए हैं, ठीक है जी। तो याद रखना है ऊबर और टाटा के बीच में साइन हुई है डील। 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ऊबर जो है कहां से लेगा, टाटा से लेगा, टाटा उसको बना के देगा और ऊबर उसको सड़कों पे उतारेगा, ठीक है जी। तो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ एक और अच्छा कदम हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इंडियन रेलवे इज टू लॉन्च द गुरु कृपा यात्रा विद विच ट्रेन। किस ट्रेन के साथ हम गुरु कृपा यात्रा जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है। शताब्दी नहीं, भारत गौरव ट्रेन्स। आंसर इज भारत गौरव ट्रेन्स, ठीक है जी। तो भारत गौरव ट्रेन्स आपको पता ही है ना कि ये सर्किट बनाते हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे धार्मिक स्थलों पे, पिलग्रिमेज साइट्स के ऊपर ये जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम भारत गौरव ट्रेन के अंदर गुरु कृपा यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इंडियन रेलवेज जो है गुरु कृपा यात्रा भारत गौरव ट्रेन्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं अप्रैल 2023 के अंदर, ठीक है। तो इस यात्रा के अंदर टूरिस्ट जो है सिखिज्म की होली साइट्स को विजिट करेंगी, जैसे कि तख्त साहिब जितने हैं हमारे 5 तख्त साहिब है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी जर्नी होगी ये। इस यात्रा में पैसेंजर्स को बोर्ड और डी बोर्ड तो देखो लखनऊ से ही करना पड़ेगा। लखनऊ, पीलीभीत, सीतापुर या बरेली से वो बोर्ड या डी बोर्ड कर सकते हैं, मतलब चढ़ना भी वहीं से और उतरना भी वहीं पे है, ठीक है। और यात्रा कुल मिला के 11 दिन की चलेगी और 678 पैसेंजर्स जो हैं वो एक यात्रा के अंदर जा सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी ये अलग अलग जगह पे रुकेगी, जैसे कि साइट्स में देखिए श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा, विरासते खालसा आनंदपुर साहिब, ठीक है जी, जिसे हम अपने देश का 8वां अजूबा भी कह लेते हैं, ठीक है जी। गुरुद्वारा श्री पतलपुरी साहिब कीरतपुर साहिब में, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब सरहिंद में और अकाल तख्त साहिब, ठीक है। और इनके अलावा हरमंदिर साहिब एट अमृतसर, दमदमा साहिब अपने बठिंडा, ठीक है जी। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब एट नंदेड़, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक जीरा साहिब एट बिद ਅਤੇ गुरु नानक श्री गुरुद्वारा श्री हरमंदर जी साहिब इन पटना, जो पटना वाले हैं वहाँ पे, ठीक है जी। सो इस तरीके से हम इतनी सारी साइट्स के ऊपर विजिट करने जा रहे हैं। तो गुरु कृपा इनिशिएटिव चल रहा है, बहुत अच्छा यात्रा चलने वाली है। और इसके अंदर बेटा हमने 5 तख्त भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है जी। और फर्स्ट तख्त जो है इस्टेब्लिश किया गया था गुरु हरगोबिंद के द्वारा 1609 में। तो पंजाब जीके में हम लोग पढ़ते ही हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। सो तख्त का मतलब क्या होता है बेटा, सीट ऑफ अथॉरिटी। तो 5 तख्त हैं, 5 तख्त जिन्होंने आप पंजाबी च कह दिंने आ, ठीक है जी। श्री अकाल तख्त साहिब, दमदमा साहिब, केशगढ़ साहिब, हजूर साहिब ਅਤੇ पटना साहिब, ठीक है जी। जिस दे विच अकाल तख्त साहिब जो है वो सब तो ओल्डेस्ट है, सब तो पुराने हैं, ठीक है जी।
ब्लू स्टार ऑपरेशन होया सी अपने पंजाब च 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 के अंदर बेटा ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, जिसके अंदर जो है हमारे जो अकाल तख्त साहिब में जो है वो अटैक हुआ था, ठीक है। भिंडरा वाले जो है वहाँ पे जो है बहुत सारे आर्म्स वगैरह हथियार वगैरह लेकर बैठे थे, और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, वो वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था उनको वहाँ से निकालने के लिए, ठीक है जी। तो ये पूरा हुआ था, जिसके बाद हमारे अकाल तख्त साहिब काफ़ी मतलब तहस नहस हो गए थे, तो फिर उसके बाद इसको दोबारा बनवाया गया था, ठीक है जी। तो ये सब पिलग्रिमेज साइट्स के ऊपर लेकर जाया जाएगा, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप भी जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम जगह और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है जी। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।